जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी के टॉपिक बीज के बारे में और उसका एक सेशन जो है वो अपने अटेंड कर चुके हैं। उसके आगे का जो कंटेंट है वो अपने इस सेशन में पढ़ेंगे। साथियों देखिएगा, आज जिस चीज के बारे में अपने बात करेंगे साथियों, वो है जर्मिनेशन परसेंटेज। जर्मिनेशन परसेंटेज है, आइसोलेशन डिस्टेंस है, रियल वैल्यू है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे और उनको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। क्या उसकी ट्रिक्स हो सकती है, क्या उसके शॉर्ट वे हो सकते हैं, उन सबको हम याद करने की कोशिश करेंगे। साथियों देखिएगा, सबसे पहले जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है। देखो, आपको कुछ बातें याद रखनी है साथियों। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है ना। फॉर्मूला याद रखना है अंकुरण प्रतिशत का। अंकुरण प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, तो देखिएगा, आप याद कीजिएगा। इसमें क्या होगा, अंकुरित बीज। क्या होगा, अंकुरित बीज, यानी कि जो आपने बीज बोए उसमें से कितने बीज जर्मिनेट हुए। अंकुरित बीज बटा में कुल बोए गए बीज, कुल बीज हम कह सकते हैं, और गुणा में 100, गुणा में 100। ये जो है, ये क्या है, जर्मिनेशन परसेंटेज का फॉर्मूला है। जर्मिनेशन परसेंटेज का फॉर्मूला है, यानी कि बीज अंकुरण प्रतिशत बराबर क्या होता है, अंकुरित बीज बटा में बोए गए कुल बीज गुणा में 100। ये जो रहेगा, ये अंकुरण प्रतिशत का क्या है, फॉर्मूला है। उसके बाद में साथियों ये बात याद रखिएगा, अंकुरण प्रतिशत जो है वो 60 से लेकर 90% के बीच में हो सकता है। कम से कम 60, अधिकतम कितना होगा, 90। ठीक है। उसके बाद में अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बीजों की संख्या कितनी होती है, 200। एक बात ध्यान रखिएगा, आईसीटीए के नियमानुसार अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बीजों की संख्या कितनी ली जाती है, 400 ली जाती है। जबकि अपने भारतीय नियमानुसार या फील्ड स्तर पर देखें तो बीजों की संख्या कितनी ली जाती है, 200 ली जाती है। इसे आप याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम याद करना है। देखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अंकुरण प्रतिशत यदि हमसे पूछा जाए सस्य फसलों में, याद करना है आपको सिर्फ ये चीजें साथियों। देखो क्या याद करोगे, आपको जो लर्न करना है वो ये बात, हमसे पूछा जाए कि सस्य फसलों में सबसे ज्यादा अंकुरण प्रतिशत किसका है, तो अंकुरण प्रतिशत सस्य फसलों में सबसे ज्यादा है मक्का का। कितना है, 90%। ये अंकुरण प्रतिशत मैक्सिमम है। ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा, सस्य फसलों में सबसे कम अंकुरण प्रतिशत किसका है, तो कपास का है। कितना है साथियों, 65%। ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है, याद रखना। तो ये कपास का अंकुरण प्रतिशत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे लर्न करना। कपास का अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, 65%, और मक्का का कितना होता है, 90%। ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं साथियों जिनका अंकुरण प्रतिशत आपको याद करना है। ठीक है, कौन कौन सी है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक ग्रुप याद करना है, वो याद करना है गोचनी सर। गोचनी सर ग्रुप। ठीक है, गोचनी सर पहले नंबर पे, यानी कि इससे क्या होगा, पहले गोचनी का मतलब गेहूं। ठीक है, फिर जौ, फिर सरसों, गेहूं जौ सरसों और चना। गेहूं जौ सरसों चना। अब देखो, हमें ये पता है कि गोचनी क्या होता है। एक राजस्थान में आटा है जो गेहूं जौ और चना इससे मिलकर बनता है, तो गोचनी सर यानी कि गेहूं जौ चना और सरसों। ठीक है, इसका अंकुरण प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 85%। तो 85% के लिए आप ट्रिक क्या याद रखोगे, गोचनी सर आपको याद रखना है। उसके बाद में दूसरा ग्रुप है जिसमें 80% अंकुरण प्रतिशत है, तो आप उसके लिए याद रखेंगे दातीरी बरसी। दातीरी बरसी, दातीरी बरसी आज, दातीरी बरसी आज, यही याद रखने को मैंने बोला था, है ना। तो इसे याद रखना। देखो, दा से क्या हो जाएगा, धान। ठीक है, ती से क्या हो जाएगा, तिल। ठीक है, री से क्या हो जाएगा, रिजका। ठीक है, तिल, री से हो जाएगा रिजका।
बरसी से होगा साथियों बरसीम, क्या होगा, बरसीम, ठीक है। और आ से कुछ नहीं है, जय से क्या होगा, जवार, और इसका जो अंकुरण प्रतिशत है वो रहता है 80%। क्या रहता है, 80%। अब देखो ध्यान रखना, द से 2 नंबर पे और द से धान, दाती वाली ट्रिक आप लगाओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें, तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको याद करना है बाज अर मोर, बाज अर मोर, चवड़ा मूंग ले उड़िया, चवड़ा मूंग ले उड़िया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, बाजर मोर चवड़ा मूंग ले उड़िया। देखो ये बात आप क्लियर करना भी, हम कहते हैं भी तीसरा तो माड़ा होता है, तो कोई नुकसान वाली ट्रिक है, बाज और मोर चवड़ा मूंग ले उड़िया, ठीक है। तो बाज से क्या हो जाएगा साथियों, बाजरा हो जाएगा, ठीक है। अर से क्या हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, अरहर। मोर से हो जाएगा मोठ, ठीक है। चवड़ा से चवड़ा, और मूंग से मूंग, और ले से कुछ नहीं है साथियों, और उड़िया से क्या हो जाएगा, उड़द हो जाएगा। और इसका अंकुरण प्रतिशत जो है वो 75 है, यानी कि 85, 5 कम किए 80, फिर 5 कम किए 75, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आपको एक याद करना है ग्रुप, सूरज सो गवार अरमू, सूरज सो गवार अरमू, सूरज सो गवार अरमू। तो देखो सूरज से फसल हो जाएगी कौन सी, सूरजमुखी, सूरजमुखी, ठीक है। उसके बाद में सो से हो जाएगा सोयाबीन, क्या हो जाएगा, सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद में गवार से हो जाएगा गवार, गवार से हो जाएगा गवार। उसके बाद में अर मूंगफली, अर से कुछ नहीं है, और मुंह से याद रखिएगा मूंगफली, क्या होगा, मूंगफली, ठीक है। तो इसका अंकुरण प्रतिशत क्या रहता है, 70%, क्या रहता है, 70% रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक्स लास्ट सेशन में बताई थी कि आपको किस तरीके से आप अंकुरण प्रतिशत है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट जो हमें रीड करना है आज, वो हम पढ़ते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में, आइसोलेशन डिस्टेंस। अच्छे से समझना साथियों, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है। सिंपल सी बात है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको किसके बारे में, पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी के बारे में। देखो क्या होती है पृथक्करण दूरी, समझना, जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस। देखो क्या है, पहली बात, ये जो दूरी है ये सीड प्रोडक्शन में, सीड प्रोडक्शन में प्रैक्टिस में लाई जाती है, ठीक है। यानी कि बीज उत्पादन के समय ध्यान दी जाने वाली ये क्या है, क्रिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। फिर देखो है क्या चीज, है सिंपल सी बात है, इसमें क्या की जाती है, किसी क्रॉप की, किसी क्रॉप की, एक फसल की, ठीक है, किसी क्रॉप की दो किस्मों के मध्य, ठीक है, किसी क्रॉप की किस्मों के मध्य, किसी क्रॉप की किस्मों के मध्य, ठीक है, मध्य रखी जाने वाली दूरी है, रखी जाने वाली दूरी है, ठीक है, वाली दूरी है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका यदि हम बात करें उद्देश्य, ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना, आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना। देखो मैं पूरी डेफिनेशन बोलता हूं कि क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि बीज उत्पादन के समय, किसके समय, बीज उत्पादन के समय, ठीक है, किसी फसल की, किसी फसल की दो किस्मों के मध्य रखी जाने वाली दूरी, जिससे क्या होता है, उनकी आनुवांशिक शुद्धता बनी रहे, इस दूरी को क्या कहा जाता है, पृथक्करण दूरी के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं, भी क्रॉप हमने ली कौन सी, चना, ठीक है, और इसकी दो वैरायटी है, एक मान लीजिए तीज वैरायटी है, और एक कौन सी वैरायटी है, अवरोधी, है ना। इन वैरायटियों के अलग अलग अपने अपने क्या है, गुण है। जैसे अवरोधी है वो विल्ट रोगरोधी है, इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। अब क्या है, जब हम अपने इनका बीज उत्पादन करेंगे तो तीज का जो फील्ड है, तीज का जो फील्ड है और जो अवरोधी का फील्ड है ना, इनके मध्य क्या होगा, 10 मीटर, मान लो 10 मीटर की क्या रखी गई, निश्चित दूरी।
ताकि इसके गुण इसमें नहीं मिले और इसके गुण इसमें नहीं मिले, दोनों में आपस में क्या बनी रहे, अनुवांशिक शुद्धता बनी रहे। ठीक है, इस दूरी को ही क्या कहा जाएगा साथियों, इसे ही कहा जाएगा आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बीज उत्पादन की प्रैक्टिस है, अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए होती है, और इसमें क्या होता है, एक फसल की दो किस्मों के मध्य निश्चित दूरी रखी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है साथियों, हमें अलग अलग फसलों की जो दूरी है वो याद करनी है ना। हमसे क्वेश्चन आता है, जैसे देखो ये चीज, ये पृथक्करण दूरी आधार बीज के लिए अलग हो सकती है और प्रमाणित बीज के लिए अलग हो सकती है। तो पृथक्करण दूरी आधार और प्रमाणित बीज, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के लिए होती है, हमें जो याद करनी है। तो अब देखो आप याद करना कि गेहूं जो है, जौ है, जई है, धान है, गन्ना है, ठीक है, और मूंगफली है और सोयाबीन है, इसके लिए पृथक्करण दूरी कितनी होती है, आधार के लिए भी 3 मीटर होती है और प्रमाणित के लिए भी कितनी होती है, 3 मीटर होती है। ये डायमेंशन किसमें है, मीटर में है साथियों। तो देखो पहली बात, आप इस तरीके से हम एक लाइन याद करें कि अपने को ये याद हो, तो आप याद करना कि सोमू के कारण, एक छोटी सी लाइन, सोमू के कारण, सोमू के कारण, फिर क्या करोगे, जगे जगे 3 जोधा, ये याद करना। जिस तरीके से हमने लाइन लिखी है, इस लाइन को याद करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा ट्रिक लाइन में, सोमू के कारण जगे 3 जोधा। 3 का मतलब इनकी पृथक्करण दूरी सभी की क्या है, 3 है। देखो किस किस की, तो 100 से साथियों हो जाएगा सोयाबीन, क्या हो जाएगा, सोयाबीन। मुंह से हो जाएगा मूंगफली, ठीक है। उसके बाद में देखो के कारण कुछ नहीं है, जैसे हो जाएगा जई, क्या हो जाएगा, जई। उसके बाद में गे से हो जाएगा गेहूं, ठीक है, 3 दूरी है। उसके बाद में जो से हो जाएगा जो, क्या हो जाएगा, जो। और उसके बाद में दा से हो जाएगा धान। इन सब की पृथक्करण दूरी कितनी रहती है, 3 मीटर। सोमू के कारण जगे 3 जोधा, इनकी पृथक्करण दूरी कितनी रहती है, तो याद रखिएगा 3 मीटर रहती है। एक बचा तो एक्स्ट्रा कौन सा है, गन्ना, एक और याद कर लेना, गन्ना। तो सोमू के कारण जगे 3 जोधा, इनकी पृथक्करण दूरी 3 मीटर है, अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा आपके सिलेबस में जो पल्स क्रॉप है, चना को यदि अपने इंक्लूड करते हुए, जैसे देखो बात करें अपने सिलेबस में खरीफ वाली यदि जिक्र करें तो कौन सी है, मूंग, मोठ और उड़द है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में मूंग, मोठ और उड़द, ठीक है। और रबी की जो पल्स क्रॉप है वो चना, मटर और मैसूर, चना, मटर और मैसूर। तो अपने सिलेबस में 3 खरीफ वाली और 3 रबी वाली, इनकी जो डिस्टेंस रहती है वो 10-5 रहती है। कितनी रहती है, 10-5 रहती है। मूंग, मोठ, उड़द खरीफ वाली, चना, मटर, मसूर रबी वाली, इनकी पृथक्करण दूरी कितनी है, 10-5। सोमू के कारण जगह 3 जोधा, इनकी कितनी थी, 3। और यदि हम बात करें खरीफ पल्स, रबी पल्स, इसकी कितनी रहती है, 10-5 रहती है। अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक क्रॉप जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है सरसों। किसके बारे में, सरसों। और सरसों की पृथक्करण दूरी कितनी रहती है, 250 रहती है, 200 और 50, यानी कि आधार बीज के लिए 200 मीटर, और यदि हम बात करें प्रमाणित बीज के लिए कितनी रहती है, 50 मीटर रहती है। इसको हम लर्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में तो देखो यहां पे मैंने आपको कहा था कि 2 चने की किस्में हैं, तीज और अवरोधी, उनके बीज की दूरी 10 मीटर है। आपसे पूछा जाए ये बीज कौन सा है ना, तो 10-5 थी ना, तो 10 आधार बीज के लिए, तो ये कौन से बीज का उत्पादन हो रहा है, आधार बीज का। कौन से बीज का उत्पादन हो रहा है, आधार बीज का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में देखो सब परागित फसलें थी, उनके बारे में हमने याद कर लिया। अब है प्राय पर परागित फसलें, उनकी जो पृथक्करण दूरी है उसके बारे में यदि हम याद करें तो कौन कौन सी है। तो देखो इसमें आपको याद करना है किस किस के बारे में। एक तो है अरहर, कौन सी है, अरहर। देखो अरहर अपने सिलेबस में नहीं है तो एक बार सीधा रीड कर लेंगे भी, 250 100 है, ठीक है।
कपास, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना कि कपास की पृथक्करण दूरी कितनी है, तो 50-30 है। कितनी रहती है? 50-30। कपास 50, कपास 50, याद हो रहा है? कपास 50, कपास कितना है? 50 है, कपास 50, ठीक है, 50-30 है, 50-30 है। उसके बाद में देखिएगा, यदि हम बात करें जवार के बारे में, ठीक है, तो दो प्रकार की, एक हाइब्रिड और एक जवार कौन सी है? कंपोजिट है। तो इसकी कितनी रहती है? तो अपने इस तरीके से याद करेंगे, देखो पहले जवार लिखा है, कंपोजिट यानी कि संकुल, और ऊपर कौन सा है? शंकर, ठीक है, शंकर भगवान बड़े हैं तो ऊपर लिखा और संकुल नीचे लिखा। तो अपने इस क्रम में लिखेंगे, देखो 100, 200, 200, 300, 100, 200, 200, 300, आराम से इसको याद करना। कपास कितना है? 50-30 है, फिर 100, 200, 200, 300, ठीक है, जवार के लिए है। उसके बाद में ये वैसे हम देखें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है, फिर भी हम याद करते हैं भिंडी और मिर्च, भिंडी और मिर्च, भिंडी और मिर्च, ठीक है, इनकी कितनी रहती है? और 400-200, कितनी है? 400-200। देखो याद करें तो प्राय पर प्रागित में एक तो याद करनी है कौन सी? कपास, कितनी है? कपास, कपास की 50 है, कपास की 50 है, तो 50-30 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें दी है जवार, और जवार के दो ग्रुप दे दिए, एक ग्रुप है शंकर, एक है संकुल। तो शंकर भगवान बड़े, तो शंकर ऊपर लिख दिया और संकुल हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे कवर करेंगे? तो आप लिखेंगे यहां पे 100, ये हो गया 200, ये हो गया 200, और ये कितना हो गया? 300 हो गया। 100, 200, 200, 300, ठीक है। इसको अच्छे से हम याद करेंगे। उसके बाद में देखो दो बचते हैं, एक तो बै के ऊपर छोटी ई की मात्रा, और एक मैं के ऊपर छोटी ई की मात्रा। कुछ याद रहा? कुछ ग्रुप समझने की कोशिश हुई भी, बै और मैं, बै के ऊपर छोटी, मैं के ऊपर छोटी, है ना, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो भिंडी और मिर्च, इसके लिए कितना होगा? तो याद रखिएगा 400-200, 400-200, ठीक है। तो ये प्राय पर प्रागित में जो पृथक्करण दूरी है वो याद करना। इससे पहले कौन सी याद की थी? बताओ मेरे को। सोमू के कारण, सोमू के कारण जगे 3 जोधा, यही याद की थी। और इनमें ऐड किया हुआ था किसको? गन्ना, ठीक है। इनकी दूरी 3x3 थी, 3 मीटर थी। कौन सी थी? 3 मीटर थी, ठीक है, याद हो जाएगा, यही याद की थी ना, ठीक है। अब देखो उसके बाद में और हमने कौन सी याद की थी भी, बताओ, ये अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो एक सरसों वाली याद की थी, सरसों 250, 250 याद हो गया था, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं। अब है पर परागित, क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। किनके बारे में? क्रॉस पोलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम रीड करते हैं। तो देखो कौन कौन सी है क्रॉस पोलिनेटेड में। यदि हम जिक्र करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार हमारे पेपर में पूछा गया है, मक्का के बारे में, PYQ है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो देखो क्या है, एक मक्का है संकर मक्का और एक है संकुल। आपको याद रखना है, एक की है 600-300, एक की है 400-200। अब एग्जाम में क्या होता है ये याद रह जाता है, 600-300 है, एक की 400-200 है, लेकिन किसकी 600-300 है, किसकी 400-200 है, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। देखो संकर को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड, क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। और हाइब्रिड जो है 1 2 3 4 5 6 अक्षर का नाम है। तो हाइब्रिड वाले में 600-300 है, और दूसरे में अपने आप कितनी है साथियों? 400-200 है, 400-200 है। याद कर लोगे, इसको अच्छे से हमें याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यदि हम बात करें बाजरा की, किसका बात करें? बाजरा। तो बाजरा में भी ग्रुप है, जैसे ज्वार में ग्रुप था तो ज्वार में 100, 200, 200, 300 कर दिया, ठीक है। मक्का में हमने हाइब्रिड 6 अक्षर का नाम 600, 300, 400, 200 कर दिया। अब आ गया बाजरा। बाजरा में भी दो ग्रुप है, संकर और संकुल। तो आपको ये याद रखना है, एक तो सेम ही है, क्या है? 200 और 200, एक तो सेम ही है, 200 है। अब ये ध्यान रखना, एक कितना है? 1000, और एक कितना है? 400। 1000, 400, उधर वाले दोनों 200 है, उधर वाले दोनों 200 है, नीचे वाला दोनों को जोड़ दिया 400 हो गया। एक कितना है? 1000। इसको अच्छे से याद करना, ठीक है, अच्छे से याद करना, एक एक आराम से याद हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में जो बाजरा संकुल बाजरा की है, जो पृथक्करण दूरी संकुल बाजरा की है वो ही सूरजमुखी की है, वो ही सूरजमुखी की है। इतनी बात याद रखना, संकुल बाजरा वाली सूरजमुखी की है, संकुल बाजरा वाली सूरजमुखी की है। कपास की बताओ कितनी थी? कपास की 50 थी, कपास की 50 थी, याद हो जाएगा, कपास की 50 थी, ठीक है। अब याद रखना
बाजरा संकुल सूरजमुखी, बाजरा संकुल सूरजमुखी, बाजरा संकुल सूरजमुखी 400 200 400 200 याद कीजिएगा। ठीक है, प्याज की कितनी है, प्याज की 1400 और गाजर की कितनी है 1800। प्याज की 400 है, प्याज पे 400 है, प्याज की कितनी है 400 है। ठीक है, और गाजर की कितनी है, तो याद रखिएगा गाजर की 800 है, गाजर की 800 है। ठीक है, अच्छे से लर्न करना है। तो ये साथियों क्या रहती है, पृथक्करण दूरी रहती है, जिसको हमें अच्छे से एक एक करके लर्न करना है। देखो अंकुरण प्रतिशत कैसे याद हो सकता है, हमने याद किया, और पृथक्करण दूरी हम कैसे याद कर सकते हैं, ये हमने अच्छे से क्या किया है, लर्न किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने छोटी छोटी बातों के बारे में याद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में भी, ये है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू, दो बातें याद करना साथियों, क्या चीज है, वास्तविक उपयोगिता मान जिसे हम बोलते हैं रियल वैल्यू। ठीक है, क्या चीज है, पहली बात याद रखिएगा भी किसी भी बीज का यदि रियल वैल्यू का मान 75% से कम आता है तो हम उसकी शोइंग नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता होता है भी किसी बीज सैंपल का कम से कम रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 75% होनी चाहिए, याद रखना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि रियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं या कैसे ज्ञात की जाती है। तो रियल वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, क्या चीज फॉर्मूला होता है, तो एक याद रखना भौतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता प्रतिशत रियल वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, गुणा में अंकुरण प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत, भौतिक शुद्धता प्रतिशत गुणा में अंकुरण प्रतिशत और बटा में क्या होता है 100 होता है। यानी कि देखो फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज है, नेक्स्ट जर्मिनेशन परसेंटेज है, ठीक है, और गुणा में क्या पीपीजीपी 100 है, पीपीजीपी 100 है। ये ध्यान रखना, ये रियल वैल्यू का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद में है सीड वाइबिलिटी, जीवन क्षमता क्या होती है। देखिएगा एक निश्चित अवधि तक, याद रखना एक निश्चित अवधि तक किसी बीज में अंकुरण की क्षमता होती है। उस समय के बाद, उस समय अवधि के बाद उसकी अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है, अर्थात वो बीज क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, अर्थात बीज दाना में बदल जाता है। ठीक है, तो जितने समय तक, जितनी अवधि तक उसमें अंकुरण की क्षमता बनी रहती है उसको सीड वाइबिलिटी या बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। यानी कि देखो बीजों का जीवन क्षमता उचित होनी चाहिए, जीवन क्षमता होने पर बीज का अंकुरण नहीं होता, यानी कि अंकुरण की क्षमता है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा हम बात करते हैं जीवन क्षमता हेतु परीक्षण, यानी कि जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। क्या चीज है देखिएगा, तो हम जानते हैं जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए फर्स्ट टेस्ट जिसे बोलते हैं टीजेड टेस्ट, टीजेड टेस्ट फुल फॉर्म है टेट्राजोलियम परीक्षण, टेट्राजोलियम टेस्ट। पहली बात, इसके लिए कौन सा रसायन यूज होता है, तो याद रखिएगा 235 ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये क्या है, इसमें रसायन यूज होता है। और 1% इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बीजों के 2 टुकड़े करके इस रसायन में डुबोए जाते हैं। कितने समय के लिए, तो 24 घंटे के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज क्लियर करना है कि जो जीवित बीज होते हैं उनका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और लाल रंग का जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, ट्राइफिनाइल फार्मेजीन होता है, ट्राइफिनाइल फार्मेजीन होता है। ठीक है, और यह जीवन क्षमता ज्ञात करने की बेस्ट मेथड है, इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है साथियों, एक एक बात को अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखो टीजेड के अलावा जीवन क्षमता ज्ञात करने के कौन से टेस्ट हो सकते हैं, तो एक है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो देखिएगा बीजों को क्या किया जाता है, KMnO4 के घोल में डुबोया जाता है और इसमें क्या होता है, मृत बीजों का रंग बदल जाता है। देखो
टीजेड में तो जीवित बीजों का रंग बदलता है और इसमें मृत बीजों का रंग जो है वो बदल जाता है। ठीक है, सबसे तेज विधि है, देखो उसमें 24 घंटे तक बीजों को डुबोना होता है, ये सबसे तेज विधि है, यानी कि 10 से 15 मिनट में ये विधि क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, और इसे इंडिगो कमाइन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जाए इंडिगो कमाइन टेस्ट में कौन सा रसायन यूज होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोडेक्स टेस्ट, ग्रोडेक्स टेस्ट। ठीक है, इसमें कौन सा रसायन है, तो 235 ट्राई मिथाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैंड प्लॉट टेक्निक, यानी कि ये एक टेक्निक है बालू रेत वाली। नेक्स्ट है भ्रूण संवर्धन, ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर जिसे बोलते हैं, इससे भी हम जीवन क्षमता है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जीवन क्षमता ज्ञात करने के क्या थे, तरीके थे। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, एक दो छोटी छोटी बेसिक बातें जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे एक होता है परीक्षण भार, टेस्ट वेट, क्या होता है यदि हमसे पूछा जाए, तो याद रखना साथियों 1000 बीजों का जो वजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से ये अलग अलग जो फसलें हैं उनका टेस्ट वेट है, हमसे पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा यदि हम पढ़े, जैसे गेहूं का टेस्ट वेट 38 से 40 ग्राम होता है। ठीक है, और गेहूं सा फैलरिस माइनस गुल्ली डंडा जिसे हम कहते हैं उसका 2 ग्राम होता है। कितना होता है, 2 ग्राम। गेहूं का कितना है, 40, और गेहूं सा का कितना है, 2 ग्राम होता है, याद रखिएगा। इसके बाद में दान का कितना होता है, 25 ग्राम, जबकि बासमती दान का कितना होता है, तो 21 ग्राम होता है। बासमती का 21 होता है, याद रखना। ठीक है, सरसों का 3 से 5 ग्राम होता है, और ध्यान रखना सरसों का 3 से 5 है, तो तिल का तो 3 है और बाजरा का 5 है। देखो तिल का 3 है, बाजरा का 5 है, 3 से 5 सरसों का है, तिल का 3 है, तिल का 3 है, बाजरा का 5 है, बाजरा का 5 है, और सरसों का 3 से 5 है, सरसों का 3 से 5 है। क्या याद किया, देखो गेहूं का कितना है, 40, गेहूं सा का कितना है, 2। ठीक है, उसके बाद में दान का कितना है, 25, बासमती दान का कितना है, 21। अब याद हो गया, तिल का 3, बाजरा का 5, सरसों का 3 से 5। अच्छे से इसको याद करना, 1000 बीजों के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बीज सूचकांक जिसे हम सीड इंडेक्स के नाम से बोलते हैं, 100 बीजों का जो भार होता है उसको सीड इंडेक्स कहते हैं। और इसमें जो होता है, देखो छोटे बीज जो होते हैं उनमें टेस्ट वेट काम में लिया जाता है, और बड़े साइज के जो बीज होते हैं उनमें सीड इंडेक्स काम में लिया जाता है, यानी कि बीज सूचकांक काम में लिया जाता है। 100 बीजों का भार होता है। इसमें देखो जैसे चने का यदि हम बात करें, बीज सूचकांक कितना है, तो 16 ग्राम है, सोयाबीन का 10 से 15 ग्राम है, मक्का का 20 से 25 ग्राम है, मटर का 35 से 40 ग्राम है, मूंगफली का 45 है, और कपास का 7 से 10 ग्राम है, 7 से 10 ग्राम। देखो मटर मूंगफली, मटर मूंगफली याद करेंगे, मटर मूंगफली। ठीक है, मटर है यदि हम याद करें तो कितना रहेगा, तो 35 से 40, और मूंगफली कितना रहता है, 45। ठीक है, मटर मूंगफली, मक्का मटर मूंगफली याद करेंगे, मटर मक्का मूंगफली, मटर और मूंगफली कितना है, मटर 35, मूंगफली 45, याद करना इसको ना, एक दो बार पढ़ेंगे आराम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अच्छे से अपने क्लियर कर लेंगे। इसके बाद में देखो एक इंडेक्स आता है पर्लिंग इंडेक्स। क्या आया, पर्लिंग इंडेक्स। हमसे पूछा जाए कि पर्लिंग इंडेक्स क्या है, तो याद रखना बीज की कठोरता का निर्धारण किससे होता है, पर्लिंग इंडेक्स से होता है। पर्लिंग इंडेक्स क्या है, बीज की कठोरता के निर्धारण का जो इंडेक्स रहता है वो क्या रहता है, पर्लिंग इंडेक्स रहता है, याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डोरमेंसी वगैरह है, क्या है, देखो डोरमेंसी क्या होती है, जर्नली समझना भी, अंकुरण के लिए सभी अनुकूल दशाएं हो और उसके बाद में बीज अंकुरण नहीं हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं, सुषुप्त अवस्था बोलते हैं। ठीक है, कारण क्या हो सकता है, तो देखो आंतरिक और बाह्य कारण हो सकते हैं। यदि हम पूछे भी आंतरिक कारण, तो उसमें से एक है एफसीसी कमल के कारण हो सकती है। चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ डोरमेंसी कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट देखिए हम बोलते हैं प्राथमिक डोरमेंसी, जिसे जन्मजात या इनेट डोरमेंसी बोला जाता है। ठीक है, क्या होती है, यह सुषुप्त अवस्था आनुवंशिक कारणों के द्वारा होती है, इनेट वाली, जन्मजात तो ही बोला गया, इसे ध्यान रखना।
उसके बाद में द्वितीयक जिसे बलकृत बोलते हैं या इंड्यूस्ड बोलते हैं। ठीक है, ये इनेट है, ये क्या है, इंड्यूस्ड है। देखो ये क्या है भी, वातावरणीय कारकों के कारण जो सुषुप्त अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड बोलते हैं। जैसे CO2 के कारण हो गई, ठीक है, ओके, ज्यादा पानी बढ़ने से जो कंडीशन हुई तो ये इंड्यूस्ड थी। क्लियर, याद हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। देखो एक छोटी छोटी बातें हैं, इनके बारे में अच्छे से अपने क्लियर कर लेंगे। तो देखो आज के सेशन में इतना सा पढ़ेंगे अपने, ठीक है। एक चीज और याद रखना, देखो सभी प्रकार की जो डोरमेंसी है वो किस में पाई जाती है, जंगली जई में। जंगली जई में 3 प्रकार की टोटल होती है, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे। तो जंगली जई में तीनों प्रकार की डोरमेंसी है वो पाई जाती है, याद रखना। और इसके बारे में बताया किसने था, साइंटिस्ट थे, थ्रस्टन ने बताया था। किसने बताया था, थ्रस्टन ने बताया था। तीनों प्रकार की डोरमेंसी जंगली जई में होती है और इसके बारे में बताया किसने था, थ्रस्टन ने बताया था। ठीक है, तो इतनी सी बातें याद कीजिएगा। आज के लिए इतना सा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लक्ष्य को हासिल कीजिए। धन्यवाद।